Very good morning, every one of y'all. Good morning to all my virtual students also. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 of the Indian Contract Act, which is relating to consideration, followed by unit number 3, which is relating to other essential elements of a valid contract. यूनिट 2 तो काफी छोटा यूनिट है जो कंसिडरेशन के बारे में ही बात करता है. 2-3 चीजें हैं बस, एंड देन द यूनिट इज ओवर. कि कंसिडरेशन क्या होता है, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू वैलिड कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस. दैट्स इट. ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपको यूनिट नंबर 2 में है एंड देन द यूनिट इज डन. तो इसलिए आज का एजेंडा सिर्फ यूनिट 2 नहीं होगा, बट यूनिट 2 के साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिवाइज यूनिट नंबर 3 of the Indian Contract Act 1872. So let's start, my dear friends. सबसे पहली बात तो what do you mean by the word consideration? So consideration means something in return. इसी का एक लैटिन वर्ड भी है जिसको हम कहते हैं as quid pro quo. अगर डिटेल में आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखो तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहती है that when at the desire of the promisor, okay, the promisee or any other person has done or abstains from doing, promises to do or promises to nahi, has done or has abstained from doing, does or abstains from doing something, or promises to do or abstains from doing something. In short, past, present और फ्यूचर तीनों भी टेंस को हमने कवर कर दिया है. देन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस इज नोन एज अ कंसिडरेशन. सो इन शॉर्ट डेफिनेशन से हमें कुछ 3-4 बातें समझ में आती है. पहली बात जो हमें डेफिनेशन से समझ में आती है वो ये है, कंसिडरेशन कैन बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट. ओके, जहां पे आपने वादा किया है टू डू समथिंग. और कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट, जहां पे आप वादा कर रहे हो फ्रॉम नॉट डूइंग समथिंग. सो दैट्स अ नेगेटिव एक्ट. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे को चिप्स का पैकेट दो और आप ये 10 रुपए ले लो, इज अ पॉजिटिव एक्ट. बट अगर आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, जैसे क्लास में हमने टॉम एंड जेरी का एग्जाम्पल देखा था कि अगर आपने आने वाले और 6 महीनों के लिए भी मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया, आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 रुपीज. केस फाइल नहीं किया, सो दिस इज अ नेगेटिव एक्ट. सो कंसिडरेशन कैन ईदर बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट और इट कैन ऑल्सो बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट. Consideration must move at the desire of the promisor. बट आप लोग जानते हो आगे जब हमने लीगल रूल्स देखे थे हमने ये भी देखा था that sometimes consideration may move at the desire of the promisee. इसके लिए ना, हाँ, promisee और any other person, इसके लिए हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी देखा था, चिन्नैया वर्सेस रमैया. तो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे कंसिडरेशन वॉज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, यस, ऑफ सम थर्ड पार्टी. इट वॉज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है. अलॉन्ग विद दैट कंसिडरेशन कैन ईदर बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर कंसिडरेशन. यस और नो यस और नो गाइस. एंड देन कंसिडरेशन पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है और कंसिडरेशन नेगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है. यस और नो गाइस? श्योर? 100%? ओके. सो व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन? तो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, सबसे पहला पॉइंट कहता है दैट द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. सो कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड by the promisee or by a third party at the desire of the promisor. तो जब आप से फॉर एग्जाम्पल कोई घड़ी लेने जाते हो तो दुकानदार खुद कहता है आपसे कि ये घड़ी मैं आपको दूंगा बट इसके लिए मैं 5,000 रुपए चार्ज करूंगा. तो यहाँ पे ये जो 5,000 रुपए वो मांग रहा है वो उसकी इच्छा है कि ये घड़ी के उसको कम से कम 5,000 रुपए तो मिले.
सो यहाँ पे कंसिडरेशन इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट ऐसा भी हो सकता है कभी कभार that the consideration may proceed from the promisee or any other person. Okay, yes or no guys? So there may be a stranger to a consideration, but there can never be a stranger to the contract. There can be, चिन्नैया versus रमैया में हमने देखा था that there was a stranger to the consideration. बट याद रखना कॉन्ट्रैक्ट के केस में देर कैन बी नो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड चिन्नैया वर्सेस रमैया इज अ वेरी जजमेंटल केस लॉ, सो इट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस नो गाइज? यस. अगले पॉइंट पे आ जाइए. कंसिडरेशन कैन ईदर बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटरी. आज मैंने और शॉपकीपर ने डिसाइड किया कि 10 दिन बाद मैं ये नया फोन खरीदूंगी. आज हमने डिसाइड कर लिया है, बट ना मैंने फोन लिया है और ना उसने मुझसे पैसे लिए हैं. तो यहाँ पे द कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी इन नेचर बिकॉज इट हैज नॉट येट बीन पास्ड. इट इज गोइंग टू पास ऑन अ फ्यूचर डेट. बट से फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल ले लिया बट मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो ऐसे केस में मेरे लिए जो कंसिडरेशन था क्या वो ऑलरेडी पास हो चुका है, बट वो दूसरे पर्सन के लिए जो कंसिडरेशन है क्या वो अभी भी आना है. तो ऐसा हो सकता है कंसिडरेशन में ईदर बी एग्जीक्यूटेड और इट मे बी एग्जीक्यूटरी. वैसे ही कंसिडरेशन कैन ईदर बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. याद कीजिए एग्जामिनेशन के बाद आप गोवा गए हो घूमने के लिए और वहाँ पे आप ऐसे ही बीच पे चिल कर रहे हो और सेठ जी का बच्चा डूब गया है, हाँ डूबने लग गया, तो आप जाके उस बच्चे को बचा लेते हो. क्या सेठ जी ने कहा था आपको बचाने के लिए? बट आपने आपकी इच्छा से क्या उस बच्चे को बचा लिया है. बच्चे को बचाने के बाद सेठ जी ने आपको रिवॉर्ड दिया है. तो यहाँ पे तो कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन है ना. आपने तो जो करना था वो ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद आपको उस एक्ट का कंसिडरेशन मिला है. सो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट, कैश सेल्स. यहाँ पे पैसे दिए और यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल खरीद ली, प्रेजेंट कंसिडरेशन. एंड इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर कंसिडरेशन. क्रेडिट सेल्स could be an example of future consideration. Yes or no guys? Next, consideration need not be adequate. Okay, so consideration need not be of any particular value. बस इतना जरूरी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में you should be getting something in return. It may happen that it is lesser than the market value, but इससे लॉ मेकर को फर्क नहीं पड़ता. आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके बेचे गए गुड्स के लिए आपको कितना प्राइस चार्ज करना है. इट नीड नॉट बी एडिक्वेट. से फॉर एग्जाम्पल ये मेरी घड़ी है, हो सकता है इस घड़ी की कीमत 50,000 रुपये, बट मैं आपको घड़ी 10,000 रुपये में बेच रही हूँ. सो कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट. कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट इन दिस केस. बट फिर भी आप बताओ, मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, तो क्या लॉ मेकर को दिक्कत रहेगी? नहीं. So this is something that we have decided. Lawmaker is not going to interfere for this matter. Consideration need not be adequate. तो इसका 50,000 वैल्यू होना जरूरी नहीं है. मेरी घड़ी है, मेरे को अगर आपको सिर्फ 10,000 में बेचनी है तो मैं बेचूंगी, मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरी घड़ी, हाँ है ना. सो लॉ मेकर इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे. नेक्स्ट, consideration should not be something which someone is legally bound to do. तो अगर कोई पर्सन लीगली कोई चीज़ परफॉर्म करने के लिए बाउंड है तो ऐसे केस में वही चीज़ के लिए आपने उसके कंसिडरेशन ऑफर नहीं करना है. वो तो ऑलरेडी उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, तो वही चीज़ परफॉर्म करने के लिए आप उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. बैकग्राउंड में साउंड बहुत ज़्यादा है, एक मिनट चेक करती हूँ. मंथन, आयुष, जस्ट 1 सेकेंड.
तो Check. ऐसे केस में वही चीज के लिए आप It's all clear now. चेक एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, वॉइस पहले आ रहा है। साउंड इशू रिजॉल्व हुआ क्या, चेक कर लो एक बार। इट्स क्लियर, नो मैम नहीं है, वॉइस पहले आ रहा है। वॉइस पहले आ रहा है क्या? ऐसे कोई तो कह रहा है, रोशन झा। मैम सब सही है। वॉइस का कुछ इशू था क्या? अभी ठीक है क्या? सिर्फ एक ही बच्चा है, रोशन झा, वो बोल रहा है वॉइस पहले आ रही है, तो ऐसा मिसमैच तो नहीं है ना? चेक कर लो। अभी तो कह रहे ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अभी क्लियर है आई थिंक। यस मैम, नाउ इट्स क्लियर। ओके, लेट्स कंटिन्यू देन। बराबर है ना? हाँ ठीक है, तो शायद से फिर उसके साइड से टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, consideration must be real and it must not be illusionary. I will find treasure by magic. So magic is an illusion. और अगर तुमने ट्रेजर ढूंढ लिया जादू करके तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, तो ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। इनफैक्ट आपका कंसिडरेशन इट शुड ऑल्सो नॉट बी अनलॉफुल। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल घर बेच के मैं आपसे कोकेन मांग रही हूँ, ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कोकेन ड्रग में डील करना लीगली अलाउड नहीं है। इट शुड नॉट बी इमोरल। याद कीजिए, पति पत्नी और वो ने वाइफ को 5 लाख रुपए कंसिडरेशन की तरह ऑफर किए थे टू फाइल अ केस फॉर डिवोर्स अगेंस्ट द हस्बैंड। यस नो गाइज, ये कंसिडरेशन कोर्ट ने इमोरल रिगार्ड किया था। एंड कंसिडरेशन शैल ऑल्सो नॉट बी ऑपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। सो दीज क्या नहीं, कुछ केसेस में दिखते ना। सो दीज आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। पहले हम ये वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर प्रिविटी पे जाते हैं। दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड इवन इफ देयर इज नो। तो सुनो ना मेरी बात, ऐसे तो जनरल रूल कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ केसेस है जहां पे क्या होता है, इवन इफ माय डियर फ्रेंड्स देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से वो केसेस है? सबसे पहली बात तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो इफ देयर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, okay, and they are in a near relationship with each other, and the contract is in writing and it is also registered under law, तो वो दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तो भी द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। आपने कुछ तो काम किया है वॉलेंट्रीली, आपने ये काम ऑलरेडी कर लिया है, सो द एक्ट हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट, एंड दिस एक्ट दैट यू हैव डन इन द पास्ट, यू हैव डन इट वॉलेंट्रीली, सो यू डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, बट बाद में इसी किए गए काम के लिए आपको कुछ कंसिडरेशन ऑफर किया जा रहा है, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, तो वापस से आपको कुछ परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। दिस पास्ट वॉलेंट्री सर्विस इज इन इटसेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो ऐसे केस में अगर आपके पास कंसिडरेशन अभी फ्लो नहीं भी हो रहा है तो भी चलेगा, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? ओके, देखो डोमेस्टिक अग्रीमेंट को रिटन में अगर मिल गया बट उसमें बाकी के सारे पॉइंट्स भी होना जरूरी है। तो देखो बाकी के सारे पॉइंट्स मतलब आपने देखा था, सुनो मेरी बात, मेरे को बोलने दो अभी थोड़ा सा। वो पूछा मैम अगर डोमेस्टिक अग्रीमेंट है एंड इट इज इन राइटिंग विल इट बी एनफोर्सेबल। सुनो मेरी बात, आपने फ्राइडे के सेशन में देखा था कि कुछ सेक्शन 10 है जिसमें 6 पॉइंट्स है जो जरूरी है फॉर एन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा भी देयर आर 5 थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
ये सारी चीजों का होना जरूरी है, एक्सेप्ट कि कंसिडरेशन ना हुआ तो भी चलेगा। सुनो मेरी बात। सो से फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, फादर एंड सन है, ओके, 2 पार्टीज होने चाहिए। ये दोनों पार्टीज में ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। बोथ द पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना जरूरी है, हाँ है ना। उसके साथ साथ देयर शुड बी फ्री कंसेंट। कंसेंट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। फिर टर्म्स शुड नॉट बी वेग, मतलब वो सारे पॉइंट्स, ये 6 और ये 5, 11 पॉइंट्स होना जरूरी है। सिर्फ एक चीज है जिसके लिए हमने थोड़ी सी छूट दी है कि अगर पार्टीज आर इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दे आर इन अ नियर रिलेशनशिप, तो अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में लिखा है, साइन किया है और उसको रजिस्टर किया है, तो वो दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन अगर ना भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो 11 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ना हुआ तो चलेगा, प्रोवाइडेड इट इज इन राइटिंग एंड इट इज रजिस्टर्ड एंड वगैरह वगैरह। बट बाकी के 10 पॉइंट तो होना जरूरी है, अभी भी जरूरी है। तो कल जाके अगर पापा और बेटे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, बट अगर आपको कोई शक है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो आप ये सिर्फ नहीं कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है। यू एक्चुअली हैव टू लुक एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड देन यू कैन गिव द डिसीजन, क्योंकि अभी भी बाकी चीजें होना जरूरी है। वैसे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 11 चीजों का होना जरूरी है, बट फिर भी हम कह रहे हैं क्यों नहीं हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कमर्शियल नेचर का, बट उनका इंटेंशन वैसा होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। और फिर कंसिडरेशन ना भी फ्लो हुआ तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड ये 4 कंडीशन पूरे होना जरूरी है, दैट दे आर in a near relationship, they have natural love and affection, they have made this contract in writing and they have registered it under law। तो आप ये सब देखो। तो देखो वैसे तो हमने कहा सारे 11 पॉइंट्स होना जरूरी है, फिर हम कहते हैं कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा, बट ये पॉइंट अगर नहीं है ना, हमको ये 4 कंडीशन पूरा करना जरूरी है। समझ में आई क्या बात कि नहीं आई बात समझ में? ओके गुड। नेक्स्ट, promise to pay a time barred debt। ओके मैम, कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी पापा लोग सब जबरदस्ती ही ले लेते हैं। बहुत दर्द है कुशल के जीवन में, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस ही रहता है। बेटा अभी क्या जन्म दिया है, अभी उन्होंने, उनका हक है। क्या बताया अभी आपको? पास हो जाओगे तो साइकिल मिल जाएगी, ऐसा टाइप का। अब सीए जल्दी बन जाओ, उनसे उम्मीद ना कीजिए। उनका कर्म था आपको पैदा करना, बाकी जो है वो आपका धर्म है। आ जाइए चलो। बच्चा इमोशनल हो गया। ओके, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। आप लोग जानते हो कोई भी डेट जो होता है वो टाइम बार्ड हो जाता है। अगर 3 साल लैप्स हो चुके हैं तो ऐसे केस में देन इट बिकम्स नल इन द आइज ऑफ लॉ। फिर लीगली आप उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लेके आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। बट यही टाइम बार्ड डेट का अगर प्रॉमिस राइटिंग में है एंड इट इज साइंड, तो ऐसे केस में आपको वापस से कंसिडरेशन डिमांड करने की जरूरत नहीं। ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एंटर किया है टू रीपे अ टाइम बार्ड डेट डज नॉट अगेन रिक्वायर कंसिडरेशन। नेक्स्ट, एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमने देखा है एक बार एजेंसी बन जाता है ना, लेटर ऑन प्रिंसिपल से एजेंट को कमीशन जाता ही है, और एजेंट भी तो प्रिंसिपल को सर्विसेज रेंडर करता ही है। बट पते की बात यह है, देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। अ गिफ्ट गिवन डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन। तो एक बार आपने गिफ्ट दे दिया तो कहानी खत्म। ओके,
इस चीज़ के लिए आपको कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर हो गए विद गुड मार्क्स, तो आपने एक अच्छा सा तोहफा मुझे दे दिया, तो जब आपने ये गिफ्ट मेरे को दी है, ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ी ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इन रिटर्न। यस और नो गाइस? सो देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड in case of completed gifts, but a promise to give a gift is not valid. A promise to give a gift is not valid. वैसे ही charity given is a charity given and valid, but a promise to give charity is not valid. A promise to give charity is not valid. But अब सुनो, आपने चैरिटी देने का वादा किया है और आपके वादे के हिसाब से एक्चुअली दूसरी पार्टी ने कुछ खर्चा कर दिया है, तो जितना खर्चा उसने किया है उतना पैसा वो आपसे पूरे हक से डिमांड कर सकता है। याद कीजिए वो पुजारी जी और वो भक्त, हाँ या ना? तो अगर 10,000 का हमने वादा किया है वो खंडित दीवार को ठीक करने का, और उस वादे के बेसिस पे से फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये खर्चा कर दिया है, क्या 4,000 रुपये हम आपसे डिमांड कर सकते हैं? बट अगर कुछ भी खर्चा नहीं किया है, क्या हम आपसे पैसे डिमांड कर सकते हैं? कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा, खर्चा हमने 12,000 कर दिया है, वादा आपने 10 का किया था, तो कितना पैसा आप दे सकते हो? यस, यू कैन ओनली डिमांड 10,000 रुपीज। यस और नो गाइस? और लास्ट पॉइंट है बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है बताओ? बेलमेंट में बेलमेंट होता है वन पार्टी इज डिलीवरिंग द गुड्स टू समवन एल्स, ऑब्वियसली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है द गुड्स आर रिटर्न बैक टू द ट्रू ओनर। ओके, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन नहीं होता है, बट दो देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो अब एक मेमोरी टेक्निक मैंने क्लास में बताई थी, कुछ याद है आपको? पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिली थी, अब आप क्या कर रहे हो? एजेंट के द्वारा उसको चैरिटी में दे रहे हो, हाँ या ना? तो पास्ट इज फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, टाइम इज फॉर टाइम बार्ड डेट, फिर लव इज फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट इज फॉर completed gift, charity is for charity, agent is for agency, and bailment is for bailment, bail is for bailment. Yes or no guys? तो ये सातों भी केसेस में even if there is no consideration still the contract remains to be a valid contract. Yes or no guys? आगे privity of contract। पहली बात तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है ओनली दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट ईच अदर। तो अब एक्स और वाई के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट इज ओनली एक्स हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट वाई, एंड इट इज ओनली वाई हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर एक्स। सो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास अधिकार रहता है एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करने का। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव द राइट टू फाइल अ केस अपॉन इट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव द राइट टू फाइल अ केस अपॉन इट। ओके, बट आप जानते हो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो, तो हर जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी भले ही आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो, आप स्ट्रेंजर हो, फिर भी आपके पास केस फाइल करने का अधिकार होता है। कौन से केसेस में? वन, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है ही हैज अ राइट टू फाइल अ केस इवन दो ही इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। सेकेंड पॉइंट, फैमिली सेटलमेंट। याद कीजिए, पापा बंटवारा, हाँ या ना? दादाजी, बड़े पापा, पापा, छोटे पापा, बंटवारा हो रहा है इस फैमिली सेटलमेंट में। दो यू आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, स्टिल यू हैव अ राइट टू फाइल अ केस एंड आस्क, यस, क्लेम फॉर योर ड्यूज। यस और नो गाइस? प्रोवाइडेड फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इज डन इन राइटिंग। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जो फीमेल मेंबर्स है
वो अपने मैरिज एक्सपेंसेस के लिए पार्टीशन के वक्त पैसा डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एन अरेंजमेंट। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट जिससे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और तीसरी पार्टी को मिल रहा है उसका बेनिफिट। तो ऐसे केस में ये जो बेनिफिटेड पार्टी है वो भले ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, स्टिल इट हैज अ राइट टू फाइल अ केस अपॉन इट। यस और नो गाइस? एस्टॉपल और अक्नॉलेजमेंट। तो अगर आपने अपने आप को अक्नॉलेज किया है एज द एजेंट ऑफ सम थर्ड पार्टी, उसके वजह से बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आ जाता है और आपने जो बोला था या कमिट किया था या अक्नॉलेज किया था, अब आप उस बात से मुकर नहीं सकते, अब आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड। कोवेनेंट का मतलब होता है अ कंडीशन रनिंग विथ लैंड। याद कीजिए मैंने क्लास में मिस्टर बीन का एग्जाम्पल दिया था, हाँ या ना? पक्का? कैमरा का कोई इशू है क्या? एक ही बच्चे का मैसेज आया, श्रद्धा मैम आपके कैमरा का कुछ इशू है, बाकी तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है ना? पता नहीं, फिर पता नहीं कुछ कुछ बच्चे स्पैम करते हैं यार। श्रद्धा उमा टाइम पास करते हैं वो लोग, खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। मजा आता है ना? ऐसे कुछ नमूने रहते हैं हर बैच में वैसे। इट्स ऑल गुड ना? हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। स्पैम कर रही होगी वो श्रद्धा, होगा या होगी क्या पता, नाम भी फेक होगा। नाम श्रद्धा चलो आ जाइए, ठीक है। कोवेनेंट का मतलब होता है अ कंडीशन रनिंग विथ लैंड। तो अगर आपने लैंड परचेज किया है, ओके, और ये लैंड से अटैच्ड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, भले ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टी नहीं थे और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एजेंट्स। तो वैसे तो एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, बट फिर भी क्या प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है? यस यस नो गाइस? तो यहाँ पे भले ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एजेंट और वो थर्ड पार्टी है, बट फिर भी क्या होता है, प्रिंसिपल इज बाउंड टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो यूनिट 3 शुरू करने के पहले हम छोटा सा 10 मिनट का एक टास्क करेंगे। मैंने आपको फ्राइडे के दिन भी कुछ होमवर्क दिया था, कुछ 6 क्वेश्चंस दिए थे। अब जिन्होंने सारे 6 क्वेश्चंस किए बेटा वेरी गुड, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और आप राइट नाउ सही ट्रैक पे हो। जिन्होंने नहीं किया है बेटा, आखिरी महीना है आपके पास, आखिरी 1 महीना 5 दिन, अब नहीं सुधरोगे तो 6 महीने लग जाएंगे आपको। स्टडी मटेरियल पे हूँ मैं, फाउंडेशन। अब इसको डाउनलोड करके रख दूंगी, हर रोज यहाँ पे जाना भी ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कंसिडरेशन तो आप लोग जानते हो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जैसे यूनिट कंप्लीट होता है ना, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स प्रेजेंट किए हैं। ओके, तो ये आंसर्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। दो ही क्वेश्चंस है? 6 कैसे? मेरे मॉड्यूल में तो 2 ही क्वेश्चंस बता रहा है। यूनिट 2 की बात कर रहे हैं बेटा हम, हाँ यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं। संडे का हैंगओवर है क्या? इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ लिए सैटरडे संडे में? ओके चलो आ जाइए। हाँ 2 ही क्वेश्चन है। पहला वाला जो क्वेश्चन है दैट इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन।
तो आपको भी ये बात समझनी होगी, आपके एग्जामिनेशन में देयर इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट थ्योरी एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो देखो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कैसा आ सकता है. टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके शेयर कर लेना. टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट. कमेंट. टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है? अरे मैंने मेरी घड़ी का एग्जाम्पल दिया था ना अभी. 50,000 की घड़ी है, मैं 10,000 में बेच रही हूँ, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही थी? आपने गलत जवाब दिया था पहले. एग्जैक्टली. तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट करेक्ट. टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. लॉ मेकर ने सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है. एज फार एज कंसिडरेशन इज एग्जिस्टिंग, लॉ मेकर इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन द कॉन्ट्रैक्ट. आप खुद डिसाइड करो कि आपको आपके गुड्स के लिए या सर्विस के लिए कितना कंसिडरेशन डिमांड करना है. वो मार्केट के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है, मार्केट के रेट को मैच भी कर सकता है, या मार्केट के रेट से कम भी हो सकता है. ये आपका निजी मामला है. कंसिडरेशन कितना रखना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो. सिर्फ एक वैल्यू होना ज़रूरी है. इट नीड नॉट बी एडिक्वेट. तो जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है, it's not a valid statement, it's invalid statement. Okay, consideration need not be adequate. Or question number 2, Mr. Sohan Lal sold 10 acres of his agriculture land to Mohan Lal on 25th September 2020 for 25 lakhs. The property papers mentioned a condition among other details that whoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller, for carrying out farming activities, okay, and other activities of his choice. On 12th October, Mr. Sohanlal died, leaving behind his son. Leaving behind his son and life. वाह क्या ड्राफ्ट किया है क्वेश्चन. On 15th October, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to the son. Now Mr. Chotelal, मतलब the son, wants to file a case against the purchaser and get suitable redressal. Discuss the above in the light of the provisions of the Indian Contract Act and decide whether Mr. Chotelal's plan of action. What could be Mr. Chote? और उसके अलावा भी और एक चीज भी आप बोल सकते हो. हाँ, तो दो चीजें हैं. एक तो है कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी, और एक चीज है ना, और एक चीज क्वेश्चन में पूछी है कि क्या छोटेलाल के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है. तो आप बोल सकते हो यस, छोटेलाल केस फाइल कर सकता है. और कहां पे आया ये केस, कैसे फाइल कर सकता है? हाँ, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वन ऑफ द एक्सेप्शन है. कौन सा एक्सेप्शन? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड. कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड. यहाँ पे देयर इज अ कंडीशन अटैच टू द लैंड कि 10 एकड़ में से 9 एकड़ में आपको जो करना है आप कर लीजिए. बस 1 एकड़ की जो जमीन है वो छोटेलाल की होगी, और छोटेलाल उस पर जो करना चाहता है, फार्मिंग, अदर एक्टिविटी, वो करेगा. तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोनों भी पॉइंट्स कवर करने वाले हो. सबसे पहली बात तो आप कवर करोगे चिन्नैया वर्सेस रमैया, जहाँ पे आप ये कहोगे दैट द कंसिडरेशन कैन मूव at the desire of some third party also, and that is acceptable in the eyes of law. और एक चीज आप कहोगे कि यहाँ पे छोटेलाल तो केस भी फाइल कर सकता है, दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय छोटेलाल. तो यहाँ पे छोटेलाल इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल ही हैज अ राइट टू फाइल अ केस अपॉन इट. व्हाई? क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड.
तो ऐसे केस में छोटे लाल केस फाइल कर सकता है। यस और नो गाइस? तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट सोहन लाल और मोहन लाल के बीच में हुआ था, किन के बीच में हुआ था? और क्या छोटे लाल इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट? अरे बोलो ना, स्टिल डज ही हैव अ राइट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट? बोलो ना। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन की वजह से छोटे लाल केस फाइल कर सकते हैं, छोटे लाल केस फाइल कर सकता है। यस और नो गाइस? श्योर? 100%? दोनों भी पॉइंट्स को आप कवर करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, टेस्ट में ये सेम क्वेश्चन आया था, नाम भी सेम ही था शायद से, छोटे लाल, मोहन लाल, सोहन लाल, यही नाम थे टेस्ट में जब क्वेश्चन पूछा था तब। बट मैंने सजेस्टेड आंसर में उसका जवाब दिया था अच्छे से। यस, ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड। अनन्या, तेजस, सोनू कुमार, प्रतीक्षा, भावना, गुड, कीप इट अप। आरटीपी का सेशन कब होगा बेटा? अभी पहले पूरा का पूरा लॉ रिवाइज तो कर लो, फिर आरटीपी का सेशन हम करेंगे। तब तो आरटीपी का डिस्कशन एज वेल एज राइटिंग प्रैक्टिस दोनों चीजें होने वाली है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज यूनिट नंबर 3। ठीक है, other essential elements of a contract. Let's check it out. Okay. आपको जवाब देना है मेरे साथ साथ, ठीक है? रेडी? ओके। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से पहला एसेंशियल एलिमेंट है दैट द पार्टी शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कब माना जाएगा दैट द पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? 1, दे आर मेजर, 2, साउंड माइंड, एंड 3, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब एक एक करके तीनों एस्पेक्ट्स को हम कवर कर लेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है यू शुड बी अ मेजर। इन शॉर्ट, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर। कब माना जाएगा दैट यू आर अ मेजर? व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 18 years of age. So any बच्चा who has not completed 18 years of age will be considered as a balak, will be considered as a minor, and any contract entered with a minor is void ab initio. Any contract entered with a minor is void ab initio. In fact, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। रैटिफाई करना मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना, तो इनका सब्सिक्वेंट अप्रूवल भी नहीं लिया जा सकता है। इट्स नल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इट कैन नॉट एवर बी रैटिफाइड। इनफैक्ट माइनर आपका मेजर भी हो गया तभी भी रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट भले ही जनरल रूल ने कहा है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, अगला वाला पॉइंट कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को बेनिफिट मिल रहा है, ही इज अ बेनिफिशियरी, उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने माइनर के लिए उसके नेसेसरीज पे कुछ खर्चा किया है, नेसेसरीज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा आप उससे रिकवर कर सकते हो, बट नॉट पर्सनली फ्रॉम द एसेट्स दैट ही हैज हैविंग। ये सुनो गाइस, नेक्स्ट। हाँ, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी ये कवर होता है। माइनर के अगेंस्ट आप कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर, माइनर की तो कोई लाइबिलिटीज ही नहीं होती है, उसकी तो एसेट ही एसेट होती है, इसलिए माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। आप माइनर के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, बट यस,
a minor can be admitted to an existing partnership firm for the benefits, only for the profits of the partnership firm. Can a minor act as an agent? आपकी नेबर वाली आंटी को याद कीजिए. Can a minor act as an agent? Yes. A minor also, okay, cannot bind his parent और गार्डियन. जो काम उसने किया है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, और माइनर शेयर होल्डर भी कंपनी का नहीं बन सकता है. हाँ, अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है और शेयर्स उसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं, आर्टिकल्स में वो पावर है, तो बात अलग है. बट अदरवाइज अ माइनर कैन नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी. एंड लास्टली, माइनर ने अगर कोई रॉन्ग किया है, टॉर्ट, अ सिविल रॉन्ग, देन ही इज हिमसेल्फ लायबल फॉर सच सिविल रॉन्ग. तब आप माइनर को गिल्टी हेल्ड कर सकते हो. ओके, तो पहला केस है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए दैट पर्सन should be of the age of majority. Okay, you cannot enter into a valid contract with a minor. Second point कहता है that person should be of sound mind. अब देखो, कुछ व्यक्ति होते हैं जो परमानेंटली अनसाउंड माइंड के होते हैं. ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ही नहीं सकते हो. अनसाउंड माइंड, इडियट जो होते हैं, उनके साथ आप कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं. बट कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड टेम्परली साउंड, टेम्परली अनसाउंड होता है. हर सैटरडे शाम अनसाउंड माइंड, अ ड्रंकिन पर्सन, है ना, हमारी क्लास का उर्फी. या तो फिर अ लूनाटिक, जिसको एपिलेप्टिक फीट्स का अटैक या कुछ हो रहा है, उनका माइंड कभी कभी साउंड, बस कभी कभी अनसाउंड होता है. ऐसा नहीं है दे आर ऑलवेज ऑन हाई. ओके, तो कभी कभी अनसाउंड होता है, बाकी समय पे उनका माइंड साउंड ही होता है. तो जब उनका माइंड साउंड होता है, ऐसे समय पे दे कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड लास्ट, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको लॉ मेकर ने ही डिस्क्वालीफाई किया है कि आप लोग तो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. कैसे है वो लोग? फॉरेन सॉवरेन्स, ambassadors, convict, alien enemy, or an insolvent person, okay, cannot ever enter into a valid contract. Okay. क्या रेटिफाई कर रहे हो आप? नहीं, पार्टनर तो वो तभी से बन गया था जब से उसको एडमिट किया था. ओके, सो बेसिकली आप माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करवा सकते हो एज अ पार्टनर फॉर द प्रॉफिट्स. यू आर नॉट क्रिएटिंग द फर्म विद अ माइनर. तो दो अलग एस्पेक्ट है ना. तो वैसे भी जब आप माइनर हो तो आप पार्टनर तो बन ही सकते हो. तो ये तो पहले भी अलाउड था. रैटिफिकेशन की बात तो तब आती है कि आपने वो काम कर लिया जब आपको परमिशन नहीं थी और बाद में आप अप्रूवल ले रहे हो. यहाँ पे हम बाद में अप्रूवल नहीं ले रहे. यहाँ पे अब हम आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपको फर्म में कंटिन्यूड रहना है एज अ पार्टनर. पार्टनर तो आप तभी बन गए थे डे 1 पे जब हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था. सो वी आर नॉट चैलेंजिंग दैट क्वेश्चन. वी आर चैलेंजिंग दिस क्वेश्चन कि तब आपको समझ नहीं थी, हमने आपके बेनिफिट के लिए आपको पार्टनर बना दिया. अब आपको समझ आ गई है, तो मतलब अगर आपको समझ आ गई, आप मेजर हो, अब आपको सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, सिर्फ मौज मस्ती नहीं कर सकते हो, अब आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी. आपको उठानी है कि जिम्मेदारी, तो आप कंटिन्यू करो एज अ पार्टनर. और अगर आपको जिम्मेदारी नहीं उठानी है, लीव द फर्म. सो यहाँ पे रैटिफिकेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे तो आप पहले भी पार्टनर थे और यू आर कंटिन्यूइंग एज अ पार्टनर. रैटिफिकेशन तब होता है जब कोई काम आपने किया होता है विदाउट टेकिंग समबडीज परमिशन, और काम करने के बाद आप उसकी परमिशन ले रहे हो. यहाँ पे इट्स नॉट काम खत्म होने के बाद आप परमिशन ले रहे हो. यहाँ पे यू आर आस्किंग हिम नाउ कि तब आप हमारे मर्जी से पार्टनर बने थे, अब आप अपनी खुद की मर्जी चला सकते हो, तो आप खुद बताओ आपको क्या करना है. ऐसी वो बात है. ओके ओके गुड. आपको ऐसे सवाल भी तो आ रहे हैं. हाँ, बट अभी तो आया है ना, तो मतलब अच्छे से पढ़ाई चालू है. सही बात है. ओके गुड. अनन्या, कुणाल,
प्रतीक्षा, वेरी गुड. नेक्स्ट, दूसरा एलिमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, दैट इज फ्री कंसेंट. पहला था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. तो बताओ किनके पास कैपेसिटी है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अब सेकंड पॉइंट जो है, आपकी पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए फ्री. पहली बात तो फ्री कंसेंट से भी पहले द पार्टीज should be thinking about the same thing in the same sense. So there should be consensus ad idiom, meeting of minds. But उसके साथ साथ there should also be free consent. Free consent मतलब सच्चे दिल और दिमाग से आपने हाँ बोला है. आपने किसी के दबाव में आके किसी को हाँ नहीं बोला है. Your consent is free. Your consent is free. It is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. It is not caused by coercion, fraud, misrepresentation, mistake, undue influence. अब एक एक करके देखते हैं. coercion. Okay, coercion में क्या हो रहा है? कुशल संभालो अपने आप को. ओके, कोअर्शन के केस में यू आर ईदर कमिटिंग और यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी. या तो आपने कमिट कर लिया है, या तो आप धमकी दे रहे हो कि ऐसा कुछ मैं करूंगा. और ये जो आप करने की बात कर रहे हो, इट इज एक्चुअली फॉरबिडन बाय द आईपीसी. जैसे कि नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे आरके को कहा कि तू मुझे 50 लाख रुपए का लोन दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट. यहां पे उन्होंने थ्रेटन किया है, धमकी दी है कि मैं तुझे मार दूंगा. किसी को मारना, मर्डर करना इज एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी. और आप क्या कर रहे हो? थ्रेटन कर रहे हो उसको कि आप उसकी जान ले लोगे. मतलब एक ऐसा ऑफेंस कमिट करोगे जो आईपीसी में अलाउड नहीं है. तो क्या यहाँ पे कोअर्शन, जिसके वजह से या तो दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंच रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंच रहा है. जैसे कि तुम्हारी गांव की जो खेती है वो मेरे नाम पे कर लो. अगर तुमने नहीं किया ना, सारी खेती में जला दूंगा रातों रात, तुम्हें समझ में नहीं आएगा. तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की बात कर रही हूँ. इसको क्या कहेंगे? कोअर्शन. क्या कहेंगे? कोअर्शन में यूजुअली फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व होता है. ओके, सो बेसिकली ईदर यू आर कमिटिंग और यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. बच्चे को किडनैप ऑलरेडी कर लिया और फिर कह रहे हो कि तुम्हारा घर और ऑफिस मेरे नाम पे ट्रांसफर कर लो, नहीं तो बच्चा नहीं देंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने ये एक्ट कमिट कर दिया है. या तो आप कमिट करो या तो आप थ्रेटन, धमकी दे रहे हो वो एक्ट कमिट करने का, ताकि या तो आपको किसी की प्रॉपर्टी मिल जाए या तो वो दूसरा पार्टी ऐसे मजबूर हो जाए कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले. तो ऑब्वियसली बात है, उसको तो उसकी जान से या बच्चे की जान से ज्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं है, तुरंत पेपर साइन कर लेगा. यहाँ पे उसने पेपर साइन कर लिया है, बट क्या उसका कंसेंट फ्री था? फ्री था? उसका कंसेंट वॉज टेकन अंडर कोअर्शन. कोअर्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. सब ऑप्शन दे दे. तो पहले वैलिड बोल दे, फिर इनवैलिड बोल दे, फिर वॉइड बोल दे. अब वॉइडेबल, अब अनएनफोर्सेबल ही बचा है, वो भी बोल ही थे. बताओ वर्चुअल स्टूडेंट्स, कम ऑन, व्हाट इज इट? इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एंड इफ नॉट, इफ इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड. बनी बीज ने कहा है, बनी बीज ने सबसे पहले सही जवाब दिया है और कहा है दैट इट इज voidable at the option of the aggrieved party. Very good. Bunny Bees, Kritika and Muzaffar. Manthan, good. So basically ये contract valid नहीं है, agreed. But if it is not valid, it's not void. हाँ, it is voidable. Void contract पहले valid थे, बाद में वो सीज होते हैं to be enforceable. यहाँ पे तो ये कभी valid हुआ ही नहीं, वो तो हमेशा able to be void. अगर पार्टी ने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करके वॉइड बना देंगे. बट अगर पार्टी चुप रहती है
क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है? सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी, जिसका कंसेंट आपने कोर्शन में लाया है। वो पार्टी अगर चाहे उसको वॉइड बना ले, और वो पार्टी अगर ना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ऑफ कोर्स अगर दूसरी पार्टी से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट भी आपको रीपे करना पड़ेगा, हाँ या ना बच्चों? नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे फिजिकल प्रेशर था, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज मोर ऑफ अ मेंटल, अ मॉरल प्रेशर। बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? व्हेन टू पार्टीज हैव some kind of relationship with each other, and because of this relationship one party is in a position to dominate the will of the other party। और ये जो पार्टी ना, जो डोमिनेटिंग पार्टी है, वो अपनी पोजीशन का गैर फायदा उठा रही है। गैर फायदा मतलब अनफेयर, मतलब ही अनड्यू एडवांटेज, और दूसरी पार्टी को मजबूर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। तो ऐसे केस में पार्टी तो मजबूरी में हाँ कह रही है, अपने दिल से हाँ नहीं कह रही। इसी को कहते हैं एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि से फॉर एग्जांपल वो टीचर और स्टूडेंट, या डॉक्टर और उनका पेशेंट, या लॉयर और उनका क्लाइंट, दे आर इन अ नियर रिलेशनशिप। अरे हाँ या ना? और डॉक्टर ने या तो लॉयर ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गैर फायदा उठा के दूसरी पार्टी को मजबूर किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है। इट हैज बीन कॉज्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इट हैज बीन कॉज्ड अंडर, अरे हाँ या ना? ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं दीज आर voidable in nature, able to be void। याद कीजिए सेठानी जी और उनका नौकर राजू, या बूढ़े कमजोर पिताजी एंड हिज यंगेस्ट सन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया गया है, जो कंसेंट दिया गया है, दिस कंसेंट वाज नॉट फ्री, इट वाज कॉज्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। और दूसरी पार्टी ने अपने पोजीशन का गैर फायदा उठा के दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कर दिया है मजबूर, हाँ या ना? अगर पार्टी ने, अग्रीव पार्टी ने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होके वॉइड हो जाएगा। और अगर दूसरी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है और अग्रीव पार्टी चुप रहती है, देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, जो कोर्शन में जरूरी नहीं है। कोर्शन में रिलेशनशिप नहीं भी हुआ तो भी आप कोर्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने कोई गुंडा वुंडा अपॉइंट कर लिया है आपको धमकी देने के लिए, समझ रहे आप? सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दैट गुंडा एंड यू, बट कोर्शन तो एक्सरसाइज हो रहा है ना। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में कमान यार, इन्फ्लुएंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, इट कुड बी रियल एंड एपरेंट। रियल एंड एपरेंट मतलब देख के समझ आता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि सर्वेंट एंड मालकिन। सो मालकिन इज इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। या तो फिर इट कुड बी a fiduciary relationship। Fiduciary means a relationship of trust and confidence, जैसे कि डॉक्टर एंड पेशेंट, लॉयर एंड हिज क्लाइंट। हमने तो पूरे भरोसे से हमारे लॉयर को सारी सच्ची बातें बता दी, बट सारी घटनाएं बताने के बाद लॉयर का इरादा थोड़ा सा गंदा हो गया, बदल गया, और वो क्या कर रहा है? अपनी इस पोजीशन का गैर फायदा उठा रहा है। या तो मेंटल डिस्ट्रेस, बूढ़े कमजोर पिताजी एंड हिज यंगेस्ट सन, एंड अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन, जहां पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो विथ सच टर्म्स विच आर रियली अनरीजनेबल। ओके, सो यू आर टेकिंग द फायदा ऑफ योर पोजिशन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, और आप आपके पोजीशन का गैर फायदा उठा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, गैर फायदा उठाना जरूरी है, अनफेयर एडवांटेज उठाना जरूरी है। अगर आपने अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाया है और कॉन्ट्रैक्ट जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऐसे केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है।
यहाँ पे दिक्कत तभी आ रहा है जब आपने आपकी पोजीशन का गैर फायदा उठा के दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए मजबूर किया है। यस और नो गाइस? सो दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। 1 मिनट का समय देती हूँ, प्लीज रीड द डिफरेंस बिटवीन कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कम ऑन, आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो लर्न होने चाहिए अगर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है तो। 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। गुड, प्रतीक्षा, कृतिका, सोनू, गुड। डन? वर्चुअल स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी रीड कीजिए। कम ऑन गाइस। हाँ बोलो ना। yes. तो आप रिसाइन नहीं कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। क्योंकि तब तक तो वैलिड है ना फिर कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। नहीं, चलो, आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर डन विद द रीडिंग पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड के केस में क्या होता है, आपको पता है आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, बट फिर भी आप वो काम करते हो। सो बेसिकली इंटेंशनली आपने दूसरी पार्टी को धोखा दिया है। वैसे धोखा तो इंटेंशनली होता है। सो बेसिकली आपने जो गलत किया है, आप जानते हो आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप नहीं रोक रहे हो अपने आप को। दिस इज नोन एज फ्रॉड। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में आपसे ना गलती से मिस्टेक हो गई है। सो बेसिकली फ्रॉड के केस में आपने ऐसी कोई एक्ट की है विद द इंटेंट ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी सो दैट ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। या तो झूठ बोला है, या तो सच छुपाया है, या तो आधा सच बोलकर अच्छा जो है वो बोलकर उसको अट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए मजबूर किया है। दिस इज नोन एज अ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में भी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of the aggrieved party. Yes or no guys? पहली बात तो फ्रॉड होने के लिए आपने ऐसे कोई फैक्ट को बताया है जो गलत है, या तो फिर आपने सच को छुपाया है, या तो आपने आधा सच बोला है। ऐसी चीज को कहते हैं एज अ फ्रॉड। और जब आप झूठी बातें बोल रहे हो, आपको पता है जो भी आपने बोला है वो झूठा है, फिर भी आपने झूठी बातें बोली है, दिस इज नोन एज अ फ्रॉड। जनरल रूल तो कहता है वैसे तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट कुछ केसेस में यस माय डियर फ्रेंड्स, योर साइलेंस इज गोइंग टू अमाउंट टू फ्रॉड। व्हेन विल दैट हैपन? व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड यू रिमेन साइलेंट। तो जब आपकी जिम्मेदारी थी बोलना और आप चुप रहते हो, तब ऐसे केस में इट इज नोन एज अ फ्रॉड। अरे हाँ है ना? तो कब आपकी जिम्मेदारी होती है बोलना? 1, when you are in a fiduciary relationship, या तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल somebody suffering from some life threatening disease, he is supposed to talk about it with
द पर्सन विथ whom he is deciding to get married, अगर ये चीज आप छुपाते हो मतलब आपने उसको तो धोखे में रख के शादी की है. यहां पे it was your duty to speak about that disease, and if you remain silent, will it amount to fraud? इवन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, बंटवारा के वक्त भी आपकी जिम्मेदारी होती है बोलना. एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कंपनीज अगर पब्लिक इशू के लिए जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स दिखना जरूरी है. इफ दे आर साइलेंट टू अ पर्टिकुलर फैक्ट देन इट विल बी कंसिडर्ड इट इज अ फ्रॉड. तो 5 केसेस होते हैं जहां पे इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक. 1, fiduciary relationship, contract of marriage, contract of insurance, contract of family settlement and share allotment contract. जहाँ पे हाँ बताया ना मैं मेरी टेक्निक. रिलेशनशिप शेयर करने से मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद इंश्योरेंस नहीं, फैमिली के बाद आप इंश्योरेंस ले लेते हो, हाँ या ना. तो जहां पे आपकी ड्यूटी है बोलना और आप चुप रहते हो तो ऐसे केस में दिस साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. यस और नो गाइस. और मिसरिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में जो भी आपने झूठी बातें बोली है आपको नहीं पता था वो झूठी है, यू बिलीव्ड इट टू बी ट्रू, सो यू सेड ऑल दोस थिंग्स बिलीविंग इट इज ट्रू. आपका इंटेंशन दूसरी पार्टी को धोखा देने का कभी नहीं था. दिस इज नोन एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. यस नो गाइस. बट भले ही आपने इंटेंशनली किया है या इनोसेंटली किया है, पते की तो बात यही है कि दूसरे पार्टी को झूठी बातें बोली गई है, और इसलिए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों के भी केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. यस नो गाइस. Any contract which was entered because of coercion, fraud, misrepresentation or mistake is going to be considered as voidable at the option of the aggrieved party. और अगर पार्टी चाहे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती है रिसाइन, और अगर रिसाइन नहीं किया है देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो कहता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में अगर कॉमन सेंस अप्लाई करके आप समझ सकते थे कि रियलिटी क्या है या सच्चाई क्या है, बट फिर भी आप नेग्लिजेंटली बिहेव करते हो तो ऐसे केस में लॉ मेकर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. वो मेरी फ्रेंड जो बैंकॉक में शॉपिंग करने गई थी, टी शर्ट खरीदी, तो एनी पर्सन विद अ लिटिल कॉमन सेंस विल फर्स्ट चेक कि वो क्या खरीद रही है. वो भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो बेवकूफ दुकानदार नहीं आप हो, और हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. यस और नो गाइस. 1 मिनट का समय दे रही हूँ. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंशिएशन फटाफट देख लो एंड देन वी विल गो टू मिस्टेक. और फिर आखिरी पॉइंट बचेगा क्या, एंड देन दिस यूनिट कम्स टू एन एंड. हो जाएगा हमारा. अगर आप 1:30 तक बैठ सकते हो तो हम कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे. रीड करो 1 मिनट. कैमरा चेंज करना है तो कर लो, बैटरी चेक कर लो ना एक बार. तो जब तक बच्चे रीड कर रहे हैं तब तक कैमरा भी चेंज हो जाएगा. बैटरी है उसमें 1:30 तक चलने जितनी है ना, ठीक है. माइक की भी बैटरी चेक कर लो. अगर 1:30 तक होता है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्या खा रहे हो, मेरे को भी दो. अच्छा ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करके आया करो तुम लोग. हैवी ब्रेकफास्ट से लंच खाना बंद कर दिया. किसका है लेक्चर? नहीं, बस रीड किया. चलो आगे बढ़ते फिर. मिस्टेक्स.
डन 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 ओके। बेटा कैमरा बंद नहीं हुआ था, बैटरी चेंज की थी। चलो आ जाओ। मिस्टेक, मिस्टेक मतलब एरोनियस बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट। अब देखो मिस्टेक ना बायलैटरल भी हो सकती है और यूनिलैटरल भी हो सकती है। बायलैटरल मिस्टेक तब होती है व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक, और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक। मिस्टेक मतलब एरोनियस बिलीफ, किसी चीज के बारे में आपको क्या हो गया, गलत फहमी हो गई है, तो इट इज नोन एज अ मिस्टेक। अब ये मिस्टेक जो होती है, इट कुड ईदर बी अ मिस्टेक ऑफ लॉ और इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब देर इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ab initio है। इट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट अग्रीमेंट ही वॉइड है। जैसे कि ए और बी ने आपस में डिसाइड किया था कि जो शिप है उसमें जो राइस का कंसाइनमेंट आ रहा है वो हम आपको बेचेंगे। दोनों भी पार्टीज को ये पता नहीं था, बट कुछ दिन पहले ही शिप डूब चुकी थी और सारा माल डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो इट्स अ बायलैटरल मिस्टेक, इट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट यूनिलैटरल मिस्टेक्स जो होती है, इन यूनिलैटरल मिस्टेक्स में कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप एफसी रोड गए वो मोती का हार खरीदने के लिए, आपको लगा कि ये जो हार है ये ओरिजिनल पर्ल्स है, बट रियलिटी में वो तो फर्स्ट कॉपी थी, तो ये आपकी गलती है। शॉपकीपर ने तो क्लियरली लिखा था दैट वी आर डीलर्स ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी। सो द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब कभी भी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में अग्रीमेंट वॉइड होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। बट जब कभी भी देर इज अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, then there is no excuses that can be acceptable. Okay, so basically my dear friends, you cannot take ignorance or mistake of Indian law as an excuse and the contract remains to be a valid contract. So this is all about mistakes. अब एक last point इस unit में बचता है and that is relating to legality of object and consideration and those agreements which are expressly declared to be void. तो दो कॉन्सेप्ट्स है, आई थिंक हमारा 15-20 मिनट में हो जाएगा और हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे इस यूनिट के जो आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे है। तो कल हमारा यूनिट नंबर 4 तो होने वाला है। आई थिंक यूनिट 4 के साथ साथ हम कोशिश करेंगे यूनिट 5 भी हो जाए, या तो फिर हम 5 और 6 दोनों कर लेंगे, देखते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि जितना ज्यादा हो जा रहा है उतना ज्यादा बेटर है। हमारे पास बाद में आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी मिलेगा और फिर हम आरटीपी का भी तो डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस करना है ना, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है। सो लेट्स चेक इट आउट। हाँ, डर गई ना मैं, बच्चों की चैट देख रही थी। इग्नोरेंशिया नॉन एक्सक्यूज एक्ट। ओके, क्या तुम लोग स्टॉक लेके आते हो क्या? चलो आ जाइए, देख रही होगी वो, सुनाई देगा उसको। ओके, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सुनो ना मेरी बात, ये सारे अग्रीमेंट्स जो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं वो अनलॉफुल है। कौन से? आपने अगर किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ऐसी कोई चीज करने का जो फॉरबिडन है बाय लॉ, फॉरबिडन मतलब इट इज प्रोहिबिटेड, बैंड अंडर लॉ, तो ऐसे केस में द अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है सी का खून करने के लिए, मर्डर करने के लिए। किसी का मर्डर करना क्या लॉफुल है? इट इज फॉरबिडन
बाय लॉ। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लॉफुल है? हाँ, ऑब्जेक्ट लॉफुल है। तो मैंने सवाल पूछा है क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है, तो आपको जवाब देना चाहिए नहीं मैम, लॉफुल नहीं है, इट इज अनलॉफुल। तो ऐसे केस में आपके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, हाँ या ना बच्चों? प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ विच इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो जैसे कि मैं लैपटॉप खरीद रही हूँ, बट मैं लैपटॉप खरीद रही हूँ विदाउट पेइंग जीएसटी, I am defeating the provisions of law. तो you cannot enforce such a contract. आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो फ्रॉड्यूलेंट है। तो जैसे कि वी विल स्मगल गुड्स इन इंडिया एंड वी विल सेल इट। स्मगलिंग, क्या इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट है? यू वॉन्ट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप धोखा दे रहा हो स्मगल करके गुड्स को। तो ऐसे केस में ऐसा अग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो होता है। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे कि किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंच रही है, ओके, तब भी आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। जैसे कि मेरी कॉपीराइटेड बुक्स आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो और अपने लेबल पे बेच रहे हो, तो ऐसे केस में आर यू कॉजिंग इंजरी टू माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ऐसा आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव वैलिड नहीं होता है। आपने ऐसी कोई चीज करने का डिसाइड किया है जिसको कोर्ट ने इमोरल माना है, वो पति पत्नी और वो उसमें आप वो हो, तो आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, बताओ ना क्या हो रहा है? हाँ, जो इमोरल है, कोर्ट ने जिसको माना है इमोरल, तो ऐसे केस में द अग्रीमेंट विल रिमेन एन अग्रीमेंट, इट इज वॉइड एंड इट कैन नॉट टर्न एवर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्टली ये पॉइंट कहता है आपने ऐसी कोई चीज करने का अग्री किया विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बट ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के भी 7 बच्चे हैं, कब माना जाएगा कि आपकी डीड इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया है विच इज अ ट्रेडिंग विथ योर एनिमी कंट्री के लोग, हाँ या ना? हाँ, मतलब ऑफिशियली तो आपने वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, बट अगर आप ऑफिशियली चाइना से वॉर डिक्लेयर करते हो और कल जाके आप चाइनीज लोगों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, बिजनेस बढ़ा रहे हो, तो एक साइड पे देश लड़ रहा है और आप हाथ बटा रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। आपने ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाली हरकत की है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कभी हम वैलिड होने नहीं देंगे। यस और नो गाइस? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, एक है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और एक है इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप क्या कर रहे हो? केस फाइल होने के पहले ही आप केस ही दबा दे रहे हो और विटनेस को भाई याद हो यार आप लोग, सीरियसली आप बात को वहीं पे आप छुपा रहे हो, दबा दे रहे हो, ओके, तो दैट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। और इंटरफियरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ, केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, बट ये जो आपका कोर्स है ऑफ जस्टिस, वहां पे आप दखल अंदाजी कर रहे हो, जज को कह रहे हो अरे आपकी 5 साल की गुड़िया के लिए हम JW मैरिट में एक बढ़िया सी पार्टी थ्रो करते हैं। सोचो आप, आपके समाज वाले, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स को क्या मजा आएगा ये पार्टी में आने के बाद, और आपकी क्या वाह वाह करेंगे। बस आप सिर्फ मेरा केस कंसिडर कर लेना। सो यू आर इंटरफियरिंग इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, इट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि अब यहाँ पे आप इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो और ओपिनियन बदल जा रहा है ना यहाँ पे, समझ रहे हो आप? यू आर इंटरफियरिंग, जज का अब ओपिनियन न्यूट्रल नहीं रहेगा, इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एक्ट। यस और नो गाइस? अरे बोलो। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड शैम्फटी। ये चीज आप याद रखना कि अगर केस बोनाफाइड है तो मेंटेनेंस एंड शैम्फटी अलाउड है इंडिया में। मेंटेनेंस और शैम्फटी तभी अपोज होते टू पब्लिक पॉलिसी व्हेन द केस इज अ मैलाफाइड केस।
बोनाफाइड केस में मेंटेनेंस एंड शैम्फटी आर टोटली वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. मेंटेनेंस में आप सिर्फ पैसे दे रहे हो दूसरी पार्टी को मदद करने के हिसाब से टू फाइल अ केस, बट शैम्फटी में यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. भले ही आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, आप कह रहे हो मैं तो को पैसा दे दूंगा, बट मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को भी दे तू कुछ इन रिटर्न. दैट इज नोन एज शैम्फटी. मेंटेनेंस एंड शैम्फटी आर वैलिड provided, yes, the case is a bona fide case. If the case is a mala fide case, तो फिर मेंटेनेंस और शैम्फटी opposed to public policy है. नेक्स्ट, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक, वो ऑफेंसेस नहीं है, ऑफिसेज है, प्लीज करेक्टेड, ऑफिसेज. तो आपने क्या किया है, आपने पैसे देके आईएएस की पोजीशन ले ली है, आपने पद्म विभूषण का अवार्ड खरीदा है, मेरिट से नहीं लिया है. सो इट इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि आपसे भी बेटर एलिजिबल कोई व्यक्ति था, अब उसको वो अवार्ड नहीं मिल रहा है, आपने तो वो अवार्ड खरीद लिया है. इट इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी. मैलाफाइड मतलब नॉट जेन्युइन, ओके, नॉट वैलिड. Any agreement that is tending to create a monopoly, Coke and Pepsi, McDonald's and Burger King, क्या तुम्हें याद है? It is opposed to public policy. Marriage brokerage agreement, you are like an intermediary party, और दो लोगों को आप जोड़ रहे हो और उसके बदले में कमीशन मांग रहे हो, तो ऐसा अलाउड नहीं है, हाँ या ना? और किसी पर्सन से कुछ पैसा कोई पर्सन डिमांड कर रहा है, शादी.com, हाँ राइट, उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, वो आलिया का एग्जाम्पल. इंटरेस्ट अंडर ऑब्लिगेशन, जो चीज करने के लिए आपको ऑलरेडी सरकार पैसे दे रही है, वही चीज करने के लिए आप पैसे डिमांड नहीं कर सकते. वो तो आपकी ऑब्लिगेशन थी, वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, वो तो आपको वैसे ही करना ही पड़ेगा. और एक लास्ट पॉइंट है इस यूनिट में, विच इज रिलेटिंग टू वॉइड अग्रीमेंट्स. क्या कहता है वॉइड अग्रीमेंट, बताओ बताओ. वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है. आप ही अपना चेंज कर रहे हो बोला हुआ. Yes, any agreement that is void right from the beginning is known as a void agreement. Is known as a void. Void. मैंने void contract नहीं कहा है बेटा, मैंने क्या कहा है, void agreement. So any agreement that is in restraint of marriage. Every person has an option to marry that person with whom he wishes to. But अगर आपने किसी को शादी करने से रोका है तो ये अग्रीमेंट गलत है. हाँ ऑफ कोर्स, आप माइनर को शादी करने से रोक रहे हो तो वो वैलिड है, क्योंकि वैसे भी अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड, यू हैव टू बी अ मेजर टू गेट मैरिड. बट अगर कोई मेजर है एंड ही इज एलिजिबल टू गेट मैरिड और अग्रीमेंट के द्वारा आप उसको बोल रहे हो कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो वो 5 करोड़ भी लेगा और शादी भी कर लेगा, ठीक है. ऐसे अग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होते, दे आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. हाँ, फॉर लॉज ऑफ मैरिज यू बिकम अ मेजर ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड 20. बड़ी जल्दी है तुम्हें, वैसे भी तुम 21 हो गए हो, तो तुम चाहते हो तो तुम शादी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको. शादी करने से अगर आपको कोई रोक रहा है तो ये अग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है. अब्बा नहीं माने ये. बहुत गंदी हटाई थी यार वो. मतलब तुम्हारा ऐसा अलग अलग है क्या, मतलब गर्लफ्रेंड अपने हिसाब से, बीवी माँ बाप के हिसाब से, किसी को रिवील मत करना तुम कौन हो, नहीं तो गर्लफ्रेंड भी कोई नहीं बनेगा. एग्जैक्टली.
हम बताएंगे नहीं आप कौन है। सिद्दीकी का क्या? बड़ा ही चालाक है, चालाक ब्रो, चालाक, वेरी चालाक। Okay. Agreement in restraint of trade. Every person has a right to exercise any lawful profession, trade or business of any kind that he wants to. But अगर आप किसी को रोक रहे हो कोई lawful profession, trade या occupation करने से, then such an agreement is void ab initio. But हर जनरल रूल के कुछ exceptions होते हैं, जैसे कि sale of goodwill, चितले और बालाजी वेफर्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने, चंदू भाई बालाजी, हाँ या ना। अगर गुडविल बेची जा रही है तो कुछ समय के लिए और कुछ जगह पे, प्रोवाइडेड द रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल, आप वो पर्सन को रोक सकते हो वो सेम बिजनेस करने से। सेकंड एक्सेप्शन कहता है अबाउट एन आउट गोइंग पार्टनर टू नॉट कैरी आउट अ सिमिलर बिजनेस। और थर्ड है सर्विस अग्रीमेंट्स। इन तीन केसेस में अगर आपने किसी को कुछ ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन एक्सरसाइज करने से रिस्ट्रिक्ट भी किया है तो भी अग्रीमेंट इज अ वैलिड अग्रीमेंट। यस और नो गाइस? नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है, आप अग्रीव पार्टी हो इन अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव अ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर आपको रोका जा रहा है केस फाइल करने के लिए, so such a term is void ab initio. But yes, अगर आर्बिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप कोर्ट में नहीं, आप आर्बिट्रेटर के पास जाओ, दोनों पार्टीज अगर आर्बिट्रेशन के लिए अग्री कर रहे हो, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? देन एनी अग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट and hence it is void. Or last but not the least, wagering agreement. Wagering agreement में there is a payment that is involved, and depending upon the happening or not happening of an uncertain event, the money is given or taken, because it's a sum of win and lose, and the parties are actually not interested in the event. हार जीत का ये खेल है, इसलिए हमने इसको लॉ में प्रमोट नहीं किया है और वेगरिंग अग्रीमेंट्स को हमने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है एज वॉइड एब इनिशियो। बट अ वेगरिंग अग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होता है, बट वेगरिंग अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। वेगर इज कंसिडर्ड एज अ गैम्बल एंड हेंस इट इज वॉइड एब इनिशियो। वैसे ही लॉटरी ट्रांजैक्शंस, क्रॉसवर्ड पजल्स और कंपटीशन जिसमें अल्टीमेट विनर लॉटरी से ही निकाला जाता है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपको गुड्स में डील करने का इंटरेस्ट नहीं था, बट जो भी प्राइस कम हुआ या ज्यादा हुआ उसको सेटल करने का ही इंटेंशन था, या हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन विद द अमाउंट इज लेस देन 500 इज कंसिडर्ड एज अ वेगर। वेगर में दो पार्टीज होती है कम से कम, एक की हार पे दूसरा पार्टी जीतता है, सो इट्स अ गेम ऑफ विन और लूज, हाँ या ना? गैम्बलिंग, ओके। मनी इज इन्वॉल्व्ड और पार्टीज को एक्चुअल घटना में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट रहता है कि पैसे देने पड़ेंगे या पैसे मिलेंगे, हाँ या ना? सो इसीलिए हमने इसको कंसिडर किया है एज अ वेगर एंड इट इज वॉइड एब इनिशियो। बट कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो वेगर जैसे लगते हैं बट रियलिटी में वेगर होते नहीं हैं, जैसे कि अ चिट फंड और अ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन और एनी गेम ऑफ स्किल and competition or a contract of insurance. They are like that of a wager, but they are actually not wager and they are totally allowed in the eyes of law. So this was the exhaustive revision of unit number 3 of the Indian Contract Act. 500 से ज़्यादा, हाँ 500 या 500 से ज़्यादा है तो वैलिड है, उससे कम है तो वो वेगर है। ओके
मैम नवंबर के अटेम्प्ट में फाउंडेशन के कोर्स में क्या कुछ चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। शिवम इट्स द सेम कोर्स। अगर चेंज होगा तो मई 24 से होगा, तो दिसंबर में क्लियर कर लेना बेटा। काफी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। लेट्स चेक इट आउट। ओके सुनो ना मेरी बात। एक तो डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन आया है। सबसे पहला, mere silence does not amount to fraud। तो आप क्या कहोगे? Silence does not amount to fraud, but when it is your duty to speak and you remain silent, then it is going to amount to fraud। और आपको सारे exceptions लिखने पड़ेंगे। Contract of insurance, contract of marriage, contract of family settlement, contract of share allotment, contract and fiduciary relationship। सबको आपको एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ वो भी आएगा, बट वो कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से आप फिर आंसर लिखोगे, ठीक है? तो ज्यादा इमोशनल भी आप हर क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकते। एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल। कुकिंग ऑयल चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, मोटर ऑयल चाहिए, तो यहाँ पे आपके टर्म्स ही वैलिड नहीं है, तो ये अग्रीमेंट कभी वैलिड ही नहीं हो सकता है। अग्रीमेंट हमेशा रहेगा वॉइड। तीसरा भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। Though a minor is not competent to contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor। मतलब in short जनरल रूल कहता है जब आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को मिल रहे हैं बेनिफिट्स, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और एनफोर्सेबल रहेगा? और क्या माइनर दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, a student was induced by his teacher to sell his brand new car to the later at less than the purchase price to secure more marks in the examination. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. क्या स्टूडेंट टीचर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? यस। कहाँ पे आ रहा है ये केस? वेरी गुड, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये केस आता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में? सो टीचर और स्टूडेंट आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, एंड देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एंड टीचर कैन नॉट टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ हर पोजिशन। अगर आपने आपकी डोमिनेंट पोजीशन का गैर फायदा उठाया है, then the contract becomes voidable at the option of the aggrieved party। aggrieved party यहाँ पे स्टूडेंट है, और अगर स्टूडेंट चाहे तो टीचर के अगेंस्ट केस फाइल करके कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है रिसाइंड। यस और नो गाइस? क्या बात है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इन मैटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन में आप क्या कर रहे हो? आपने झूठी बातें बोली है बट यू बिलीव देम टू बी ट्रू, सो बेसिकली इनोसेंटली झूठी बातें बोली गई है, दैट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। सोहन इंड्यूस्ड सूरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there are many defects in the motorcycle. But अब देखो, सोहन proposed to get it repaired and promised to pay
40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। मतलब अब क्या दूसरी पार्टी को डिफेक्ट्स के बारे में पता चल गया है? अभी धोखे की बात नहीं है, हम तो अग्री कर रहे हैं कि चलो कुछ डिफेक्ट्स है, तुम रिपेयर करवा लो, मैं आपको 40% रिपेयर का खर्चा दे दूंगा। आफ्टर फ्यू डेज द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल। सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में भी है, याद है आपको? नाउ सूरज वॉन्ट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कैन ही रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट? अभी आप रिसाइन नहीं करा सकते हो, अब तो आपको डिफेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता चल गया है। सो इट्स नॉट अ केस ऑफ फ्रॉड, इनफैक्ट इट्स नॉट इवन अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। आपने तो अग्री किया है कि ये सारे डिफेक्ट्स है, हम ठीक करवा लेते हैं, आप बस मेरे को 40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स दे दो। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द डिफेक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट धोखा। यू कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नेक्स्ट, Mr. Samant owned a motor car. He approached Chotu and offered to sell his motor car for 3 lakhs. Mr. Samant told Mr. Chotu that the motor car is running at the rate of 30 kilometers per liter of petrol. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Mr. Chotu agreed with the proposal of Mr. Samant and took the delivery of the car by paying 3 lakhs to Mr. Samant. After 10 days, Mr. Chotu came back with the car and stated that the claim that Mr. Samant regarding the fuel efficiency was not correct and therefore it is a case of misrepresentation. क्या छोटू कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है from the above ground? What do you think? Virtual students, आप लोगों का क्या जवाब है? एग्जाम में क्या सेक्शन लिखना कंपलसरी होता है? कृतिका पूछ रही है। नो बेटा, इट्स नॉट कंपलसरी। तो कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, अभी ने यस कहा है, मोरेश्वर ने नो कहा है, सोनू, तेजस, रिद्धि, प्राची, सौम्या, अज्जू, अनन्या यस कह रहे हैं। अनन्या ए ने यस कहा है, अनन्या बी ने नो कहा है। यस है कि नो है? नो क्यों? किस चीज के लिए अग्री किया है? क्यों कर सकता है? ये बोल के बेचा कि 30 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी एवरेज देती है, और जब गाड़ी खरीदी तो समझ में आया कि उतना एवरेज हमको नहीं मिल रहा है। तो अब कैन यू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इन द अबव ग्राउंड? देवांशु अग्रवाल, रिप्लाई करो ना मैम। किस चीज के लिए रिप्लाई करना है बेटा? वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई वांट द आंसर्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। जल्दी जल्दी जवाब दो। क्या छोटू इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है? ऐसा इंस्टीट्यूट का भी अप्रोच वही है।
इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर्स है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है कि देखो, मैंने वो जो एक्सेप्शन आपको बताया था कि कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद अगर आपको ये पता चल सकता है कि जो बोला जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है, तो फिर हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वैसे तो जनरल रूल कहता है एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एंटर्ड बिकॉज ऑफ coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, then the contract is voidable at the option of the aggrieved party. But general rule का एक exception है, और exception कहता है अगर आपके पास वो means थे of discovering the facts that whatever is being told to you is not correct, तो ऐसे केस में you will not be protected. और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से इंस्टीट्यूट कहता है यहां पर भले ही समंत ने कहा है कि रनिंग रेट जो है दैट इज 30 किलोमीटर्स पर लीटर, बट ये कार जो है उसका फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर अच्छी कंडीशन में चल रहा है। तो छोटू हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग कि समंत जो कह रहा है वो सही कह रहा है या कुछ भी झूठी झूठी बातें बोल रहा है, बट उसने अपना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया और ब्लाइंडली उसकी बातों पे विश्वास कर लिया, तो ये गलत है। एंड दैट इज वाई द लॉ मेकर विल नॉट प्रोटेक्ट छोटू एंड छोटू विल नॉट गेट द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। इस ग्राउंड पे इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी जवाब दिया है। ओके बराबर, तो गाड़ी चला के आप चेक कर सकते थे। नेक्स्ट, ईशान इज ऑफ द एज ऑफ 16 years, माइनर है कि मेजर है, was studying in an engineering college. On 1st March, आपको शादी के बारे में चर्चा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? He took a loan of 2 lakhs from Mr. Vishal for the payment of his college fees and agreed to pay it by the 30th of May 2019. Ishan is possessing assets worth 15 lakhs. On the due date, Ishan fails to pay the loan to Vishal. माइनर है, माइनर ने एजुकेशन के लिए लोन लिया है। आपने एजुकेशन क्या नेसेसिटीज में आता है, तो क्या इस ईशान को पैसे देने पड़ेंगे? अरे बोलो ना। बट क्या पर्सनली उससे रिकवर करोगे? आप रिकवर करोगे फ्रॉम हिज एसेट्स। लोन का अमाउंट कितना है? 2 lakhs। कितना है? और एसेट्स कितने हैं? तो क्या आप ये एसेट से इस पैसे को रिकवर कर पाओगे? डिसाइड वेदर विशाल वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द लोन अमाउंट। यस, बट नॉट फ्रॉम हिज पर्सनली, from the assets that the minor is possessing, and Ishan has sufficient assets, 15 लाख की assets है, तो ये पैसा रिकवर कर सकता है उन assets से। हाँ, क्योंकि any amount that you have spent on the necessaries of the minor can be recovered from his assets. Yes or no guys? So ऐसे करके आज हमारा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। जैसे प्लान किया था 1:30 बजे तक हमारा कंप्लीट हो गया। यस और नो गाइज? एक बार मैं चाहती हूँ आप आंसर नंबर 6 का ना सजेस्टेड आंसर घर पे ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है? कल मिलते हैं, जितना ज़्यादा हमारा होता है उतना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। यूनिट 4 तो ऑफकोर्स कल होगा ही, समय मिले तो हम यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।